भी देश की जो डाइवर्सिटी होती है ना, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है और सबसे बड़ी चुनौती भी। सोचिए, जहां अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं, वहां देश को जोड़े रखने वाली चीज क्या है? वो है सत्ता का बंटवारा। और आज हम इसी पावर शेयरिंग की कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, इतने सारे अलग अलग समुदायों वाले देश आखिर खुद को बिखरने से बचाते कैसे हैं? है ना सोचने वाली बात। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हम दो डेमोक्रेटिक देशों की बिल्कुल अलग अलग कहानियों में चलेंगे। देखेंगे कि उन्होंने इस चैलेंज का सामना कैसे किया। तो हमारे सामने है बेल्जियम और श्रीलंका। प्रॉब्लम दोनों की लगभग एक जैसी थी, भाषा की डाइवर्सिटी, लेकिन रास्ता बिल्कुल अलग। एक ने सबको साथ लेकर चलने का रास्ता चुना, जिसे हम कह सकते हैं समायोजन की कला, और दूसरे ने बहुसंख्यकवाद का रास्ता अपनाया और इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई। चलिए पहले उस कहानी को देखते हैं जहां रास्ता थोड़ा गलत चुन लिया गया। तो हमारी पहली केस स्टडी श्रीलंका, और ये कहानी एक सबक की तरह है, एक वार्निंग है कि जब पावर को शेयर करने से मना कर दिया जाता है तो क्या क्या हो सकता है। अब देखिए, श्रीलंका की कहानी को समझने के लिए ना ये नंबर्स बहुत जरूरी हैं। यहां की आबादी में करीब करीब 74% लोग हैं सिंघली भाषी, मतलब एक जबरदस्त मेजॉरिटी, और वहीं तमिल भाषी हैं लगभग 18%। तो ये जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का समीकरण बना ना, यही श्रीलंका के पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर पॉइंट बन गया। और इसी मेजॉरिटी माइनॉरिटी के समीकरण से एक सोच पैदा हुई, बहुसंख्यकवाद, यानी मेजॉरिटेरियनिज्म। इसका मतलब बड़ा सीधा था कि भाई क्योंकि हम संख्या में ज्यादा हैं तो देश हमारी मर्जी से चलेगा, और इस चक्कर में जो माइनॉरिटी है उसकी जरूरतों को, उसकी इच्छाओं को अनदेखा भी करना पड़े तो कोई बात नहीं। श्रीलंका में बस इसी सोच ने पूरे संघर्ष की नींव डाल दी। और फिर एक के बाद एक ऐसे फैसले हुए जिससे टेंशन बढ़ती ही चली गई। देखिए, 1956 में सिंघली को अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। रातों रात तमिल भाषी लोग अलग थलग महसूस करने लगे। फिर क्या हुआ? यूनिवर्सिटीज में, सरकारी नौकरियों में सिंघली लोगों को प्रेफरेंस मिलने लगी। और जब नए संविधान ने बौद्ध धर्म को प्रमोट करने की बात की तो तमिलों का जो शक था ना, वो यकीन में बदल गया, और बस यहीं से एक अलग देश की मांग उठनी शुरू हो गई। तो इसका सीधा असर क्या हुआ? तमिल नागरिकों को यह लगने लगा कि अरे हम तो अपने ही देश में सेकेंड क्लास सिटीजन बन गए हैं। उन्हें लगा कि उनके पॉलिटिकल राइट्स छीने जा रहे हैं, नौकरियों के मौके बंद हो रहे हैं, और उनकी भाषा, उनके कल्चर की कोई कद्र ही नहीं है। और ये जो अलग थलग पड़ने की फीलिंग थी ना, वो दिन ब दिन और गहरी होती चली गई। और ये जो अविश्वास और अलगाव की खाई थी, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि देश एक भयानक सिविल वॉर की आग में घिर गया। ये लड़ाई कोई 1-2 साल नहीं बल्कि दशकों तक चली। हजारों जानें गईं और देश का जो सोशल फैब्रिक था वो पूरी तरह से बिखर गया। एक बहुत ही दुखद अंत जिसे शायद टाला जा सकता था। तो ये थी श्रीलंका की कहानी। अब इससे निकलकर चलते हैं बेल्जियम की तरफ और देखते हैं कि कैसे इस छोटे से यूरोपियन देश ने लगभग वैसी ही प्रॉब्लम को एक बिल्कुल अलग और समझदारी भरे तरीके से हैंडल किया। बेल्जियम का जो एथनिक मेकअप था ना, वो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। पूरे देश में तो डच बोलने वाले मेजॉरिटी में थे, करीब 59%। लेकिन राजधानी ब्रसेल्स में कहानी उल्टी थी। वहां फ्रेंच बोलने वाले 80% थे। मतलब जो कम्युनिटी पूरे देश में मेजॉरिटी में थी, वो राजधानी में माइनॉरिटी में थी। ये सिचुएशन टेंशन पैदा करने के लिए काफी थी। और देखिए, टेंशन की असली वजह सिर्फ भाषा नहीं थी, असली वजह थी पैसा और पावर। हुआ ये कि जो फ्रेंच बोलने वाली माइनॉरिटी थी ना, वो ज्यादा अमीर और पावरफुल थी, और जो डच बोलने वाली मेजॉरिटी थी उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा काफी बाद में मिला। बस इसी बात को लेकर दोनों में गहरी नाराजगी थी। तो बेल्जियम के नेताओं ने क्या किया? उन्होंने एक बहुत ही क्रिएटिव रास्ता निकाला। लड़ाई झगड़े से बचने के लिए उन्होंने अपने संविधान में 1-2 नहीं, कई बदलाव किए। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच दोनों भाषा के मंत्री बराबर होंगे, 50-50। दूसरा, राज्यों को ज्यादा पावर दी ताकि वो अपने फैसले खुद लें। तीसरा, राजधानी ब्रुसेल्स के लिए एक अलग सरकार बना दी जिसमें भी दोनों को बराबर की हिस्सेदारी मिली। और चौथा, ये सबसे अनोखा था, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई। इसका काम था सिर्फ भाषा, कल्चर और एजुकेशन जैसे मुद्दों को देखना। तो श्रीलंका और बेल्जियम की इन दो कहानियों से एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये जो पावर शेयरिंग है ना, ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल आइडिया नहीं है, बल्कि किसी भी डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए एक जरूरत है।
तो चलिए अब जरा इसके अलग अलग फॉर्म्स को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि इसे डेमोक्रेसी की आत्मा आखिर कहते क्यों हैं। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझें तो पावर शेयरिंग का मतलब है कि देश की ताकत किसी एक इंसान, एक संस्था या एक ग्रुप के हाथ में न हो, बल्कि ये पावर सरकार के अलग अलग हिस्सों में और तो और सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स में भी बटी होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि भाई ये पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? देखिए, इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक तो है समझदारी वाला कारण कि इससे अलग अलग ग्रुप्स के बीच लड़ाई झगड़े का चांस कम हो जाता है, देश में शांति बनी रहती है। और दूसरा है एक नैतिक कारण, एक मॉरल रीजन कि डेमोक्रेसी में लोगों का ये हक बनता है कि उनसे सलाह ली जाए कि उन पर शासन कैसे किया जाएगा। चलिए अब इसके फॉर्म्स देखते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन फॉर्म है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्षैतिज वितरण। इसमें सरकार के एक ही लेवल पर पावर को अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। इसी को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस का मशहूर सिस्टम। इसमें सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेचर यानी विधायिका जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका जो उन्हें लागू करती है, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका जो कानूनों की व्याख्या करती है। मजे की बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे की पावर पर नजर रखते हैं ताकि कोई भी एक हिस्सा हद से ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। अब आते हैं दूसरे बड़े फॉर्म पर। यह है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी ऊर्ध्वाधर वितरण। इसे हम आम भाषा में फेडरलिज्म या संघवाद भी कहते हैं। इसमें पावर को ऊपर से नीचे अलग अलग लेवल्स पर बांटा जाता है। भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। देखिए ना, हमारे यहां पूरे देश के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर हर राज्य की अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, और फिर शहरों और गांवों के लिए लोकल गवर्नमेंट भी है, जैसे म्युनिसिपैलिटी और पंचायतें। हर लेवल की अपनी पावर, अपनी जिम्मेदारियां हैं। और इनके अलावा भी पावर शेयरिंग के कई और तरीके हैं। जैसे बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट को याद कीजिए, वो सोशल ग्रुप्स के बीच पावर शेयरिंग थी। फिर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच जो कंपटीशन होता है वो भी यह पक्का करता है कि पावर किसी एक के हाथ में ना रहे। और हां, अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप्स जैसे किसानों के, व्यापारियों के, ये भी सरकार के फैसलों पर असर डालकर पावर में अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। तो चलिए अब वापस घूमकर अपनी दोनों कहानियों पर आते हैं और देखते हैं कि इन दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चलने का फाइनल रिजल्ट क्या रहा। नतीजा बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। श्रीलंका ने मेजॉरिटी का दबदबा बनाए रखने का रास्ता चुना, पावर शेयर करने से मना किया, और इसका नतीजा क्या हुआ? देश की यूनिटी ही कमजोर पड़ गई। और दूसरी तरफ बेल्जियम, उसने हर कम्युनिटी की फीलिंग्स और इंटरेस्ट की इज्जत की, पावर को बांटा, और इसी वजह से देश को एक बनाए रखने में कामयाब रहा। तो इन दोनों कहानियों से जो एक सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि पावर शेयर करने से देश कमजोर नहीं होता, बल्कि और ज्यादा मजबूत और ज्यादा एकजुट होता है। ये उस आम सोच के बिल्कुल उलट है जो मानती है कि सारी ताकत एक ही जगह होनी चाहिए। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर पावर शेयरिंग ही डेमोक्रेसी की असली आत्मा है, तो आज की दुनिया में और हमारे अपने समाजों में ये आत्मा आखिर कितनी जिंदा है? ये सोचने वाली बात है।